हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की दूसरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, यानी कि 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इसके अंदर जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले जानेंगे कि क्या होते हैं ये दोनों फंक्शन, यानी कि दोनों फलन क्या होते हैं। उसके बाद सिर्फ एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक स्टेप वाइज आपको मेथड बताऊंगा, और इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसके अलावा कहीं नहीं जाना, ठीक है। केवल एक तरीका मैं आपको बताऊंगा सवाल करने का, और उस तरीके से ही सारे सवाल आपको हल करने हैं, ठीक है ना। एक एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास में ये जो वर्धमान फलन है ये कैसा फलन होता है। देखो वैल्यू वाइज तो हम पता नहीं करेंगे ना, ग्राफ से पता चल जाता है। अगर किसी फलन का ग्राफ इस तरीके से हो, ध्यान से देखना, बहुत इजीली समझाने की कोशिश है। वैसे तो इस चैप्टर को मैं बहुत लेवल पे जाके भी समझा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेवल का मतलब है कि आपको बड़ा टेक्निकल करके इस चैप्टर को मैं समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास में y इजिकल टू एफ एक्स हो, सपोज कर लो y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो, और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके के ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, आपको पता है यहाँ पे मूल बिंदु है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, अगर ग्राफ भी बढ़ रहा है, ग्राफ भी बढ़ रहा है, या ये कहें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y इजिकल टू एफ एक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे x की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर y का वैल्यू यानी कि जो एफ एक्स है, y इजिकल टू जो एफ एक्स है, इसका वैल्यू भी बढ़ जाए, तो सीधी बात है ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा हमेशा। अगर आप एक ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें x की वैल्यू बढ़ाएं और साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ती चले जाए, तो ग्राफ जो है ऐसे बढ़ेगा। तो इस तरीके के फलन जिनका ग्राफ अपवर्ड जाएगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा, कब, लेकिन ध्यान रखना, जब जब x की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं, जब हम बाएं से दाएं की तरफ भागते हैं, इधर की तरफ, भाई वैल्यू बढ़ेगी x की का इधर चलेंगे संख्या रेखा पर, जब इधर की तरफ दौड़ते हैं तो x का मान बढ़ता है। तो सीधी बात है, जब हम इधर की तरफ बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो x की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये ग्राफ जो है अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो बेटे हम कह देंगे कि ये एक वर्धमान फलन है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ के चलोगे तो 12वीं का काम हो जाएगा। बाकी तो मैं और भी ग्राफ बना करके दिखा सकता था, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं। जैसे कभी आपने, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि y इज इक्वल टू, अगर e की पावर x ले लें, या y इज इक्वल टू a की पावर x, ये चरघातांकी फलन जितने भी होते हैं, या फिर log x वाला y इज इक्वल टू log x, ये जो फलन होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना, ये सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। आप चाहो तो e का मान, x का मान कुछ भी देते जाओ, x का मान बढ़ा, कुछ भी का मतलब ये नहीं, x का मान अगर बढ़ाते जाओगे तो आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो है वर्धमान फलन है, आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो याद रखना इस चीज़ को कि ये कैसे फलन होते हैं, वर्धमान फलन होते हैं। मैं ज़्यादा अगर इनके ग्राफ के बारे में बात करूँगा, ग्राफ का कोई इस्तेमाल नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। इन चीज़ों के ग्राफ को डिस्कस यहाँ करके मैं आपका टाइम, क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा दोगे, टाइम ख़राब करना नहीं चाहता। इन चीज़ों को सीखने का समय आपको बहुत मिलेगा, लेकिन 12वीं में नंबर लाने का मौका यही है। तो आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उतना काम करके आगे बढ़िएगा। चलिए अब बेटा हम चलते हैं, मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और हम चलते हैं बेटा, हम चलते हैं ये ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है। देखो अगर x एक्सिस ये हमारा, ये y एक्सिस हो गया, जैसे सेंटर हो गया, मतलब मूल बिंदु हो गया। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है, अगर कोई फंक्शन बेटा इस तरीके से है कि x का मान जैसे जैसे बढ़ता है, x का मान जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है ना, तो अगर y का मान घट रहा हो, ठीक है ना, किस तरीके से बेटा, इस तरीके से, समझ में आ रही बात। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं,
तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लूप आएगा इसमें नीचे की तरफ, इस तरीके से अगर जा रहा है इस तरीके से, तो हमारा ग्राफ जो है नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग बेटे हार्श मान यानी कि डिक्रीजिंग, घटता हुआ फलन कहेंगे। फिर बात वही कहूँगा कि x की वैल्यू जब हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यू एरो का मतलब बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोगों को जो y = fx का मान है वो घटता हुआ नज़र आता है, सीधी बात है। अगर मान के चलो कि देखो यहाँ पर वैल्यू हमने 1 ली तो फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ पर जो भी होगी आई डोंट नो। फिर यहाँ पर हमने 2 ली तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और कम हो गई। यहाँ पर हम देखें, हमने जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं तो y की जो वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग y पे जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं ह्रासमान फलन। एक फलन और होता है कि अगर हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस है, जो मूल बिंदु है, सपोज कर लो हमारे पास में एक फंक्शन ऐसा है जिस पर x की वैल्यू को बढ़ाने से कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, हमारे पास इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं अचर फलन, ठीक है ना, जिसका नाम मैंने लिखा अचर फलन। ये हमने पढ़ाया भी आप लोगों को जब फलन पढ़ाया था, यानी कि आप मान के चलो कि y = 2, ठीक है ना, इसमें कोई x है ही नहीं। अगर 2x होता तो फिर बात बनती, लेकिन इसमें x है ही नहीं। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है x पे, x का मान कितना भी बढ़ाओ ये हमेशा 2 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट फलन कहलाते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। अब उसका भी एग्जाम्पल दे दिया हमने एक, है ना, ठीक है ना, उसका भी एग्जाम्पल दे दिया। तो अगर हम लोग बेटा, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन y = जैसे 1/x ले लो आप, y = 1/x, और साथ साथ एक बात कहें कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो फिर y परिभाषित ही नहीं होगा। अब आप अगर इसकी टेबल बनाने की कोशिश करें, इसको ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखोगे अगर हम यहाँ x की वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल करके आती है। जब हम x की वैल्यू सपोज कर लो 1 दे रहे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यहाँ पर वैल्यू x की 2 दूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, देखो 1 से कम हो गया ना 1/2, 0.5। जब मैं 3 दूंगा तो 1/3 आ जाएगा, ये और कम हो जाएगा, 1 के दूसरा हिस्सा 1 का तीसरा हिस्सा। ऐसे ही अगर मैं वैल्यू कोई और दूँ, 4 दे दूँ या 3.5 भी दे दूँ, तब भी 1/3.5 ये इससे छोटा आ जाएगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम दे रहे हैं ऐसे ऐसे बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है। आप खुद ही देख सकते हो कि x की वैल्यू बेटा बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग इस तरीके के फंक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे अपने आसपास और समझने की कोशिश करोगे तो आप वर्धमान, ह्रासमान, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शंस को, अचर फलनों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। और हो सके तो अगर आपके पास समय हो ना तो आपकी बुक में ना शुरुआत, जो चैप्टर की जो शुरुआत इन्होंने करी, बहुत इजीली एक फंक्शन इन्होंने लिया है। तो मैं यहाँ पर छोटी सी बात लिखता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। एक इन्होंने फंक्शन लिया है कि y = fx है ना x², है ना, और इसका इन्होंने ग्राफ बनाया। इसका इन्होंने ग्राफ इस तरीके से बनाया, ऐसे बनेगा ही ऐसे। आप चाहे ग्राफ बना के देख लेना, ऐसे ही बनेगा। तो अगर आपको अच्छे से और डीपली पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है ना, डीपली पढ़ना है, तो आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा विचार करना। इन्होंने ये बता रखा कि जैसे जैसे हम लोग बेटा, जैसे जैसे हम लोग बाएं से इधर की तरफ जाएंगे इस हिस्से में, तो आज ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी लेते हैं, भाई यहाँ 0 है ना, 0 से छोटी वैल्यू अगर लेंगे तो ग्राफ तो घट रहा है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, इधर की तरफ ये वर्धमान फलन है। तो इसको बहुत अच्छे से इसने बताया, टेबल बना के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास समय है इतना, आप अच्छे से और देखना चाहते हो तो इस सब चीज़ों को समझना। मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बातचीत इसमें करना चाह रहा हूँ कि बेवजह समय ख़राब होगा, क्योंकि मुझे बताना आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जितना अब तक बताया मैंने वो वर्धमान, ह्रासमान और ये अचल फलन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके अंदर। ज़्यादा थ्योरम व्योरम के चक्कर में ना पड़ गए,
मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ तो इधर की तरफ मैं स्टेप लिखूँगा। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है। और मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको करना। देखो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसको मुझे चेक करना है, ठीक है ना। इसको मुझे चेक करना है कि ये ह्रासमान है या फिर वर्धमान है, इंक्रीजिंग है या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग गणितीय रूप से, देखो ग्राफ से तो हमने देख लिया था, ये तो ग्राफीय अप्रोच थी, ग्राफिकल अप्रोच थी। ये कैसी अप्रोच थी, ग्राफिकल अप्रोच थी। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच देखें, यानी कि गणितीय रूप देखें, हम लोग गणितीय रूप से ऐसे कह सकते हैं, गणितीय अप्रोच को क्या कहते हैं हिंदी में यार, गणितीय विधि ऐसा कह लें आप, चलो ठीक है ना, गणितीय विधि कह लो आप, कि कैसे हम किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए स्टेप ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसके बारे में बातचीत करनी है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे सवाल होंगे सारे। पहला जो स्टेप है, मैं स्टेप वाइज बताता हूँ जो आपको करना है सवालों के अंदर। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को y डैश यानी कि x डैश, ये आप लोग समझे नहीं हो, आपको dy/dx निकालना है, इसका मतलब f डैश x निकालना है। क्या निकालना है, f डैश x। और ये सब बातें आपको समझ में आती होंगी, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष समय अवकलन करना मेरे बेटे, ठीक है। इतना पहले स्टेप में आप कर दोगे, तो क्योंकि करके ही आए हम लोग। स्टेप 2 में क्या करना है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हम लोग देख रहे हैं इस फंक्शन को, कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुछ पॉइंट निकालेंगे। स्टेप 1 में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम कुछ बिंदु ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं छोटा बस ऐसे ही याद रखने के लिए कोई बिंदु ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो dy/dx ऊपर बेटे आया है उसको 0 पुट कर देंगे। ये dy/dx है उसको 0, उसका मान 0 रख देंगे, ठीक है ना। 0 क्यों रखते हैं, ये भी जो है हमारे पास में एक डिबेट का विषय है, एक चर्चा का विषय है कि 0 क्यों रखते हैं, ठीक है ना। और उसको एक टॉपिक हमारे पास आएगा मैक्सिमा मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बनेगा, वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको बताया जाए कि dy/dx को हम 0 क्यों रखते हैं। और dy/dx वैसे तो क्या होता है आपको पता है, स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है, ढाल होती है। और अगर स्पर्शरेखा का ढाल जो है 0 हो जाए तो x अक्ष के समांतर आ जाता है ना, x अक्ष के समांतर आ जाता है। तो देखो किसी ग्राफ को देखना है कि वो उच्चतम है न्यूनतम है, तो ये लाइन बताएगी। अगर इस लाइन से नीचे है तो सीधी बात है ना। मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं अभी छोड़ो यार, अभी मैं छोड़ो, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ छेड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग उच्चतम उसमें ही बात करेंगे। अभी सिर्फ स्टेप वाइज ध्यान रखो कि करना क्या है। पहले मैं डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे में हमने बिंदु ज्ञात करने के 0 रख दिया। इसका मतलब ये रहा कि एफ डैश एक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी। वो समीकरण आपको एक रैखिक समीकरण भी मिल सकती है, द्विघात भी मिल सकती है, त्रिघात भी मिल सकती है। और यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सपोज कर लो, अभी के लिए सपोज कर लो कि x के हमें 2 मान प्राप्त हो रहे, एक तो हम कह लेते हैं a प्राप्त हो रहा, एक मान हमें y का, एक हमें b प्राप्त हो रहा, बिल्कुल ठीक है ना। x के ही प्राप्त होंगे, y के नहीं प्राप्त होंगे बेटा, है ना। 2 मान प्राप्त हो रहे, जैसे ये 2 मान प्राप्त हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बचपन से उठा के लाएंगे जो हमने बचपन में पढ़ी है, और उस संख्या रेखा पर यह रियल नंबर की है, वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा है। और आपको पता है वास्तविक संख्याओं के अंदर इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर का हमारा +इन्फिनिटी होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस पे दिखाएंगे। सपोज कर लो a यहाँ है, b यहाँ है, तो जब हम a b यहाँ दिखा देंगे तो हमारे पास जैसे हमारे 2 पॉइंट आए तो हमें 3 हिस्से मिलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इन 3 हिस्सों को हम इंटरवल में दिखाएंगे।
पहला इंटरवल तो बनेगा -∞ से a तक का, और विशेष ध्यान रखें हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे ब्रैकेट? क्लोज यूज नहीं करेंगे, ये क्लोज इंटरवल होता है समवृत अंतराल, लेकिन हम लोग को विवृत इस्तेमाल करना है। कौन से वाला? ये वाला इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। इसका मीनिंग आपको मैं कई बार बता चुका क्या मतलब होता है। एक अंतराल तो ये हो जाएगा मेरे भाई, एक अंतराल ये हो जाएगा a, b, बिल्कुल ठीक बात है। और एक अंतराल मेरे बेटे ये हो जाएगा b, +∞, है ना। तो 3 अंतराल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब इतना निकालने के बाद में हम लोग क्या चेक करते हैं? इतना निकालने के बाद में हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा? तो यहाँ पे तो जगह नहीं बची है, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 3, चलो ये लिख लेते हैं स्टेप 3, क्योंकि एक ही साइड में पड़ा रहेगा ना। फिर हम चेक करते हैं कि f' चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? f'। पहले चेक कर लेंगे जिस भी अंतराल में, इस अंतराल में से देखेंगे किसी बिंदु को रख करके इसके अंदर, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2, 3 आ गया, ये आ गया 2, 3, तो इधर से कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लिया 1 ले लिया आपने, x की जगह 1 भरा। अगर इसे सॉल्व करके हमारा 0 से बड़ा आ रहा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक आता है। क्या आता है? धनात्मक आता है। तो हम बेटे कह देंगे सीधी सीधी बात है, क्या कह देंगे हम लोग बेटे? सीधी सीधी बात है। हम लोग क्या कह देंगे? सीधी सीधी बात है कि फलन जो है वर्धमान है। कब? जब हम x की जगह हम लोग कोई पॉइंट भरेंगे इन बिटवीन दिस, इस इंटरवल में से ले लो या इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, फिर हम कहेंगे जिस भी इंटरवल में से हमने वो पॉइंट लिया है, हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में फलन वर्धमान है। अगर ये कंडीशन बनती है भाई, मान के चलो आपने इसमें से लिया और ये पॉजिटिव ही आ गया, तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि अंतराल AB में फलन जो है f(x) कैसा है? वर्धमान है। मैं सवाल करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। कैसा है? वर्धमान है। ठीक है। दूसरा क्या केस बनेगा? अगर f' की वैल्यू ना मेरे बेटे <0 हो जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए। क्या कैमरे में नीचे वाला पोर्शन रिकॉर्ड हो रहा है? ये वाला क्या ये रिकॉर्ड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। अगर ये हमारे पास में ऋणात्मक आ जाए तो बेटा सीधी सीधी बात कहेंगे कि फंक्शन जो है कैसा है? ह्रासमान है, यानी कि ह्रास बोलते खराश हो जाती है अंदर गले में, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ध्यान रखेंगे। तो फिर हम लोग कहेंगे कि फलन डिक्रीजिंग है, तो लिख तो दो, इसे नीचे लिखेंगे। तो f(x) जो है यहाँ पे लिखेंगे, तब f(x) हो जाएगा वर्धमान। कैसा हो जाएगा? वर्धमान फलन है, फलन है। अगर f'(x) जो है, ठीक है ना, आपके पास में f'(x) <0 हो जाए, f'(x) <0 हो जाए, तो लिख देंगे कि f(x) जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक ह्रासमान है, में यहाँ रह लगता है, ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग फलन है, फलन है। तो बेटा ये मैंने बातें बताई, इसको यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तनाव लेने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, मतलब तनाव लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, अब सीधा चलते हैं। आप लोग NCERT किताबों को उठाएंगे, अगर इसमें एक एग्जाम्पल नंबर दिया है इन्होंने, शुरुआत में 7th की बात करता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 7th की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में उसने ये कहा है कि एक फंक्शन है, उदाहरण नंबर अगर हम देखें अपनी NCERT में मेरे बेटा 7th एग्जाम्पल के एक फंक्शन है। आप लोग अगर अपने पास बुकें रखोगे ना, किताबें रखोगे, तो आपको फील अच्छे से आएगा। एक फंक्शन है f(x) = 7x - 3, ठीक है ना। तो हम लोगों को दिखाना है, ये है ना, दिखाइए, हमें कह रहा है वो दिखाइए, यानी कि प्रूफ कीजिए, दिखाइए। चलो दिखा रहे हैं भाई कि f(x) जो ये फंक्शन है, r मतलब इस पूरी रेखा पर, इस पूरी की पूरी लाइन पर, इस पूरी रेखा पर, दिस इज द लाइन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, ये पूरी की पूरी रियल नंबर की लाइन है, ठीक है ना। तो भाई साहब कह रहा है कि दिखाइए कि f(x) = 7x - 3 r वास्तविक संख्याओं पर एक वर्धमान फलन है। कोई बात नहीं है भाई, एक वर्धमान फलन है। कैसा फलन है मेरे बेटा? वर्धमान फलन है। ये मेरे को प्रूव करना है। तो बहुत आसान बात है। आपकी किताब में कैसे कर रखा, मैंने उस चीज़ को अभी नहीं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ इस चीज़ पर आइए जो मैंने पैटर्न बताया है।
तो हमने क्या करना है, देखो हमने करना क्या है, बहुत आसानी से बात कर लेंगे। क्योंकि हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 दिया है। मैंने कहा कि देखो यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स निकालना है। भाई दोनों बात एक ही है, चाहे dy बाई डी एक्स निकालो या एफ डैश एक्स। तो सीधी बात है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ x के सापेक्ष, स्टेप पहला लगा रहा हूँ मैं, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर देंगे बेटा, अवकलन करने पर, और जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो fx का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अभी करते हैं, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 7x-3। इतना मेरे बेटे आपको समझ में आ रहा, मीन्स हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप पे ही हैं, है ना, हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही हैं बेटा। तो ये तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 7x-3, नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ 3। तो आप देखें एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है मेरे भाई वो आ जाएगा 7x, नहीं 7 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, -0 क्योंकि 3 का हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई 0। आप कहोगे सर स्टेप सेकंड में नहीं जाना, तो इसको तो वैल्यू को हमें 0 रखना है। यहाँ पर हम लोग क्या करना था, हम लोग क्या करना है, dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या करते थे 0, या फिर ये बात कहते थे कि एफ डैश एक्स को हम लोग क्या रखते थे 0। ये काम उसलिए करना होता था जब हमें पॉइंट निकालने होते थे, ठीक है ना, पहली बात तो इसको हम 0 के बराबर रख नहीं सकते। दूसरी बात कि उसने खुद ही कहा है कि रियल नंबर पे, भैया ऐसा है पॉइंट के चक्कर में मत पो, पूरे पे बताओ। अब आप मेरी बात सुनो, आप इसको ध्यान से देखो, आप इसे ध्यान से देखो। अगर x की कोई भी रियल वैल्यू ले लें, x का कोई भी मान इस संख्या रेखा पे से उठा लें, तो हमारा एफ डैश एक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, और 7 हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये साफ साफ दिख रहा, ये धनात्मक है। कैसा है, ये धनात्मक है। मेरे बेटे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर धनात्मक है तो फंक्शन कैसा है, वर्धमान है, तो लिख देंगे, ठीक है ना। फॉर x बिलोंग्स टू r, जो हमारे पास fx है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, फलन है। तो मेरे बेटे आपको, मुझे उम्मीद पूरी है कि आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। कहानी बहुत आसान है, ये इधर मैंने सब लिख दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने डेफिनेशन लगा करके दिमाग ख़राब करके दिया है। वैसे बहुत बढ़िया चीज़ दी है उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से जो इन्होंने कर रखा, लेकिन मुझे तो आपको ऐसी चीज़ बतानी थी जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब हम लोग बेटे एग्जाम्पल्स पे ही चलेंगे, फालतू चीज़ों पे नहीं बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, इसको वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट ज़रूर कर लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि बड़े काम की चीज़ मैंने लिखवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाई है। देखिए तो मेरे बेटा अब देखो 8वें में क्या कहा उसने, सेम काम है। उदाहरण नंबर 8 में भी हमें, उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 8 में भी उसने कहा कि फंक्शन है, एक फंक्शन दिया गया है, चौक उठाऊं जरा, एक फंक्शन दिया गया है विच इज़ x की घात 3 माइनस 3x² और प्लस के 4x, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, यानी कि इस लाइन पे से, इस वास्तविक संख्या रेखा पे से कोई भी मान आ जाएगा हमारे पास में, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी मान आ जाएगा। संख्या रेखा आपको पता है ना बेटा क्या होती है, सेंटर में 0 कंसीडर करते हैं, इधर 1 2, ये आपको पता पूर्णांक वाला सिस्टम, और इनके बीच के नंबर्स भी हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, वास्तविक संख्याओं में दशमलव वाले नंबर भी आ जाते हैं, पूर्णांकों में दशमलव वाले नंबर्स नहीं आते हैं, पूर्णांकों में केवल सिर्फ ये आते हैं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर ये बीच वाले भी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो भैया अब सुनो, उसने कहा है कि हमें वर्धमान फलन प्रूव करना है, किसके लिए, जब ये हमारे पास में रियल नंबर लेना है। तो सीधी बात है, आपको 0 नहीं रखना पड़ेगा, 0 रखने से पॉइंट निकालने को मिलता है, पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। भैया खुद ही कह रहा, भैया पूरे हमारे इस रियल नंबर पे दिखा दो इसको, तो कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हल कर रहा हूँ, मैं स्टेप 1 यूज़ कर रहा हूँ। fx हमें दिया गया है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस के 4x,
मैं यहाँ पर स्टेप 1 यूज़ कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि x के सापेक्ष बेटा x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे इसका। अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष बेटा अवकलन जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश x, क्योंकि x का fx का अवकलन f डैश x होता है। अब बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीख जाओ। x की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x², ठीक है जी, माइनस इस 3x² का हो जाएगा 6x। फील करो भैया, अगर इतना अवकलन करना नहीं सीखे फिर आप लोग बहुत कमजोर हो। 3x² का हो जाएगा 6x और 4x का हो जाएगा, क्योंकि x बाहर आ जाए 4 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो बचेगा 4 बचेगा मेरे भैया 4। अब इसके बाद आप कह रहे हो गुरुजी पॉइंट तो निकालने नहीं है, क्योंकि भाई साहब बात कर रहे हैं पूरी रियल नंबर की, है ना। तो कोई बात नहीं, x का मान हम कहीं से भी ले सकते हैं, हमें किसी अंतराल को याद करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बस पॉजिटिव दिखाना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अब आप कहोगे सर कैसे चेक करेंगे, आपका माइंड ये कह रहा हो कि सर x का, मैं कहूँ अभी मैं कह दूँ कि x का कुछ भी मान रख लो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। x का कुछ भी मान रख लो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा लिख दो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के हर एक रियल वैल्यू के लिए जो f डैश x है वो पॉजिटिव है। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा इतना जल्दी से ये बात कहने में, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि फील नहीं आ रहा ना। हमें अपने भी तो अंदर से आना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ भी मान x का रखूँगा मैं, चाहे माइनस में क्यों ना रख रहा हूँ, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। इसके लिए काम करते हैं, देखो इसके लिए काम करते हैं बहुत ईजीली हम लोग f डैश x थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि आपको पता कभी भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो बस बात बन जाएगी। माइनस के 6x प्लस मैंने लिख दिया 3 + 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा f डैश x, 3 में कॉमन निकाल ले रहा हूँ, अंदर बचेगा x माइनस के 2x + 1 अरे वाह। अब देखो ध्यान से देखो मेरे बेटा कि 3x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब बताओ, अब हर एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा सर जी भाई होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर, x का मान कुछ भी रखो, किसी भी वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ ये बात अलग है कि अगर हम एक काल्पनिक समिश्र संख्या ले लें उसका स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव आता है। किसका? किसी भी समिश्र संख्या का, वो हमने पढ़ लिया पहले, ठीक है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप ये कहेंगे, ठीक है ना, चूंकि x - 1 का जो होल स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, है ना, हमेशा धनात्मक होगा, ये कह लें धनात्मक होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर, मतलब x के हर एक वास्तविक मान के लिए, कि f डैश x जो होगा मेरे बेटा, देख लो ना, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है ही है भाई, धनात्मक हो, ये धनात्मक है ही है, तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, अतः fx जो है वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। तो अब तक तो आपने लड्डू खाए, है ना। तो बेटे अभी थोड़े से और दमदार सवाल करते हैं और इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो ज़रा वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। मैं भी थोड़ा सा 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ, पानी पीऊँगा भैया 1 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ी सी टिग्नोमेट्री वाला सवाल करेंगे और उसमें चेक करेंगे। 9th क्वेश्चन दिया गया है, 9th एग्जाम्पल है कि सिद्ध करो कि प्रदत्त फलन f(x) = cos x जो है 0 से पाई में ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, पाई से 2 पाई के अंदर वर्धमान है, और 0 से 2 पाई के अंदर न तो वो वर्धमान होता न ही वो ह्रासमान होता, बदलता रहता है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो सवाल तो मैं इस हिसाब से कर दूंगा, 1 मिनट में हो जाएगा, आपको बता दूंगा मैं सब चीज़ें। लेकिन एक बात बताएं आपको, हम लोगों ने cos x का ग्राफ पढ़ा था। अगर थोड़ा सा आपको इतनी टेक्निकल चीज़ें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पर लेते थे π/2, है ना, यहाँ पे पाई लेते थे, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नहीं 2 पाई नहीं 3 पाई/2,
यहाँ पे देगा 2 पाई, इस तरीके से चलता रहता था, क्योंकि 2 पाई तक के जिक्र है तो हम लोग इतना ही बात कर लेंगे। और ग्राफ बनता था कोस का बनाना ना, तो यहाँ पे 0 होता था ग्राफ, है ना, तो यानी कि और 0 को होता था 1 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो आप लोगों को पता है कोस एक्स का ग्राफ बेटा वो ऐसा होता था, ठीक है ना, आपके पास में कोस एक्स का ग्राफ हमारा ऐसा होता था। तो यहाँ तक 2 पाई तक की बात करनी तो 2 पाई तक ही ले लो केवल इतना। अब देखो फील करो जरा पहले तो आप मेरे बेटा पहले तो फील करो जो वो प्रूफ करवाना चाह रहा। यहाँ है π/2, यहाँ है पाई, सबसे कहा उसने 0 से पाई तक, 0 से लेके पाई तक, देखो नीचे की तरफ जा रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल हराशमान है, बिल्कुल हराशमान फलन है, देख लो ना आप खुद ही, शायद मैं छोटा लिख दिया तो क्वालिटी बढ़िया करके वीडियो को देख लेना। हम लोग थोड़ा फील कर रहे हैं, वैसे तो मैं इसको उस हिसाब से कराऊंगा आपको। फिर उसने कहा 0 पाई से 2 पाई के अंदर, पाई से लेके मेरे भाई 2 पाई के अंदर, पाई से लेके 2 पाई के अंदर, देखो यहाँ से फंक्शन जो है उठना शुरू होगा, यहाँ से फंक्शन उठना शुरू होगा और उठता 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 यहाँ तक पहुँचेगा। तो जब पाई से लेके 2 पाई तक जाते हैं तो फंक्शन वर्धमान हो जाता है, मुझे तो साफ दिख रहा है। और 0 से पाई के बीच में यहाँ तक की फंक्शन कैसा फंक्शन है यार भाई, ना तो हराशमान है ना, देखो दोनों काम हो रहे हैं, हराशमान भी हो रहा है और ठीक है ना आपके पास में। अच्छा 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 मैंने यहाँ 0 से π/2 तक ही देखा था, पहले वाले में देखना 0 से पाई तक, 0 से पाई तक तो देखो ये क्या हो रहा है, पहले वाले में देखो 0 से पाई तक क्या हो रहा है, गिर रहा है ग्राफ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पाई की, हम लोग x की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ नीचे गिर रहा है। लेकिन पाई से लेके 2 पाई तक देखो ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो दोनों केस हो रहे, वर्धमान भी है हर्षमान भी है। तो कहने की बात ये है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, 0 से पाई के बीच में ना तो ये प्रॉपर हर्षमान है ना ये वर्धमान है। लेकिन करेंगे कैसे, वो तो हमें फील हुआ, तो हल देखो कैसे करेंगे, वही करेंगे। हमें फंक्शन जो दिया गया है स्टेप 1 कि cos x है, यहाँ पे x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे बेटा मेरा आ जाएगा f' इज इक्वल टू कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। अब बात करो नंबर 1, नंबर 1, यदि हम लोग x का वैल्यू किस इंटरवल में से उठाएं, 0 से पाई में से उठाएं, 0 से पाई में से उठाएं, तब क्या होता है, तब मैं बताता हूं क्या होता है। तब f' इज इक्वल टू, आप मेरे भाई बात सुनो, आपको एक चित्र और याद होगा, यहाँ पे 0, यहाँ π/2 है ना, चतुर्थांश वाला चक्कर है, यहाँ पे पाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 π/2 और मेरे बेटे यहाँ पर 2 पाई, पूरा राउंड अप हो जाएगा। जब हमने ये बात करी थी कि ASTC होता है, ASTC होता है, क्या होता है, ASTC होता है। ASTC का मतलब यहाँ पर तो सारे त्रिकोणमितीय फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, A फॉर ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और उसका रिश्तेदार जो कोसेक होता है केवल वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। टी मीन्स यहाँ पर 10 एंड 10 का रिश्तेदार कोट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस, सी मतलब कॉस और कॉस का रिश्तेदार सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब मेरे भाई बात सुनो, इस अंतराल में, इस ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो मेरा भाई वो जो साइन है ना, ठीक है ना, साइन जो है पॉजिटिव होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे यदि x की वैल्यू 0 से पाई आ रही तब हम ध्यान देंगे, तब जो साइन x है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम एक बात कह देंगे कि f' का जो वैल्यू है, क्योंकि वो माइनस साइन x है, क्योंकि ये तो पूरा पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव बाहर है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। यानी कहने की बात है कि f' जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे, अतः 0 से पाई अंतराल में fx जो है, fx हार्षमान है, हार्षमान
ठीक है ना, ह्रासमान है, ह्रासमान फलन, ह्रासमान है, घट रहा है मेरे भाई, कैसा है, ह्रासमान है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये लॉजिकली हमने उस नोट के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं पाई टू 2 पाई के बीच में। अब देखो पाई टू 2 पाई के बीच में मैंने ये कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जरा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि यहीं पे मैं कर दूंगा, क्योंकि चेंजेस करना बस मुझे, ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है। मैं यहाँ बी बना देता हूँ। अब एक्स की वैल्यू में कहाँ से लेनी, पाई से 2 पाई के बीच में, तो फंक्शन आ जाएगा ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में। अब पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में, इस पाई से यहाँ पाई से स्टार्ट करके 2 पाई के बीच में नीचे वाले पोर्शन के अंदर साइन हमेशा नेगेटिव होता है। देखो यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे इसके अंदर होगा तो बेटा ये जो है फंक्शन 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव होगा, आपको पता है इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस पहले से है ही, एक माइनस हो रहेगा, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 0 से बड़ी आ जाएगी। वो वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 से बड़ी, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो जाएगी। और इस अंतराल पाई से लेके 2 पाई के बीच में मेरे भाई फंक्शन जो है वर्धमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। अब रही बात तीसरे पोर्शन की, उसमें कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में मीन्स ऑल ओवरऑल, ठीक है ना। अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ भी दिख रहा है, आप एक लाइन लिखेंगे सिर्फ कि फ्रॉम, देखो कंडीशन ए कंडीशन बी से स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई में न तो फलन ह्रासमान है न वर्धमान है, इतना आपको लिखना है, और वो आपकी बुक में लिखा भी है, उतना आप लिख भी लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक सवाल और है, ठीक है ना, 10th। देखो 10th सवाल से हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर काम में आएगा। अब मतलब जो हमने ये पूरा बताया था 10th क्वेश्चन से पूरा समझ में आएगा आपको। तो भैया देखो देखो पूरा का पूरा मेरे भाई समझ में आएगा। उसने कहा है 10th क्वेश्चन के अंदर कि अंतराल ज्ञात करना। मेरे को क्या ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करो। अंतराल मतलब ये वाले काम करना है, ये वाली चीज़ें निकालनी है, ये वाली चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना, ओके। अंतराल ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात कर रहा हूँ। और जिसके लिए जिनमें मेरे भाई जो फंक्शन है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू दे रखी है x² माइनस के 4x + 6, ए नंबर सबसे पहले वो वर्धमान हो, ऐसा एक इंटरवल निकालना है। बी नंबर वो ह्रासमान हो, है ना आपके पास में। तो भैया सुनो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बहुत इजीली करने का, और फॉलो दिस इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, लास्ट तक सब मिल जाएगा। देखो सबसे पहले मैं जब हल करता हूँ तो स्टेप 1 लेता हूँ, जो कि हमेशा ले रहा हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे दिया गया है x² माइनस के 4x + के 6, बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में, ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रही है भाई, देखते रहना पड़ता है ना, अकेला आदमी हूँ यार, तो मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए यार, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कैमरा अपना, ठीक है, कोई चल, अकेला नहीं हूँ, मेरा कैमरा साथ में है। एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस के 4x + के 6, ठीक है ना। एफ एक्स हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष तुरंत अवकलन दे के मारेंगे। के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो भैया मेरे भाई ध्यान से सुनो, एफ डैश एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू x² का अवकलन 2x हो जाएगा, और देखो x का अवकलन 1 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, तो फाइनली इतना आ जाएगा। इतना बेसिक अवकलन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चूंकि अंतराल ज्ञात करने हैं, तब हम लोग अंतराल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतराल ज्ञात करने हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि स्टेप सेकंड में चले जाएंगे, ठीक है। तब अब क्या करेंगे, अंतराल ज्ञात करने के लिए अंतराल
ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भैया, हम लोग बेटे सीधी सी बात है, एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, हम लोग इसमें कितने एग्जाम, अभी बहुत काम बचा है यार, मैं सोच रहा बहुत आसानी से कर चल रहा है काम, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, हम लोग एफ डैश एक्स को ना 0 रख देंगे, इसका मतलब हमारा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सीधी बात है 2x इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। अब मैंने कहा था एक लाइन बनाने, नंबर लाइन रियल नंबर्स की, इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, और कहीं ना कहीं इसमें बीच में 2 मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब अगर 2 मिला है तो हमें अंतराल देखो क्या क्या मिलेंगे। एक अंतराल मिलेगा हमें माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का, हमें सब कुछ ओपन में रखना है, ठीक है, हमें सब कुछ ओपन इंटरवल्स में रखना है। और दूसरा अंतराल मिलेगा बेटा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का, ये 2 अंतराल हमें मिले। अब इन दोनों अंतरालों में चेक करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अंतराल, ठीक है ना, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 2 में, माइनस इन्फिनिटी से क्या करेंगे बेटे 2 में। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है वो कितना था, ये है 2x माइनस 4। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कोई वैल्यू भर के देख लूँ उसके माइनस, इस इधर से कोई भी वैल्यू ले लो, सिंपल सी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू एनी जो आपकी इच्छा हो। सर कहूँ माइनस वाली भरो, लो मैंने माइनस के 3 भर दिया, सपोज इधर कहीं माइनस का 3 होगा तो मैं भर देता हूँ -3 के लिए, देख चेक कर लेता हूँ। तो 2 इंटू -3 एंड 4 कितना आ जाएगा, -6 -10 आ जाएगा। आप सर कहोगे पहले ही माइनस भर रहे हो, प्लस भर लो, प्लस भर लो, एक भर लो, यहाँ से चेक कर लो, एक भर के देख लो, एफ डैश 1 चेक कर लो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू, देखो -2 आ जाएगा। तो आप सीधी सी बात ये रही कि x का हम मान अगर इस अंतराल से उठाते हैं -2 से, तब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अतः हम ये बात कह सकते हैं कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 में एफ एक्स जो है आपको पता है कैसा हो जाएगा, नीचे आ जाओ, ऋणात्मक आ रहा है तो ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपके पास में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें हमने अपनी तो संतुष्टि के लिए करके देखी हैं, चाहे आप ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अंतराल उठाते हैं दूसरे वाला, और अंतराल है 2 से लेके इन्फिनिटी वाला, ये वाला। अब आप इसमें से क्या करोगे, में जो एफ डैश एक्स है ना 2x माइनस 4, आप कोई वैल्यू लो, इधर से कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ही आएगी सारी वैल्यू। आप कहोगे सर जी एक काम कर लो, इसमें से आप वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 5 ले लिया, एफ डैश 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4, 5 दूनी 10 में से 4 जाके 6 बचेगा, कुछ भी रख लोगे पॉजिटिव आएगा। तो आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, कि जब हम x की वैल्यू उठा रहे हैं 2 से पाई के इंटरवल के बीच से, तब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, अतः हम ये बात कह देंगे, अतः अंतराल 2 टू इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स जो है, सॉरी एफ एक्स वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली मैंने समझा दिया होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है बेटा, ठीक है, आप सबको समझ में आया खेल, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, 11 की तरफ। रूल यही फॉलो होंगे जो मैं अब तक बात करता आया हूँ बेटा। तो जो 11वें एग्जाम्पल अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम है ये, जैसे 12वां मैंने करवाया, सॉरी 10वां मैंने करवाया ना, वो बिल्कुल सेम है। तो बेटे इसने कहा एक फंक्शन दिया गया है, इसमें भी अंतराल ज्ञात करने हैं। एक दिया गया है, दिस इज 4x की घात 3 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 72x प्लस के 30, है ना।
और हमें इंटरवल ही ज्ञात करने हैं, अंतराल ज्ञात करने हैं जहाँ पर फंक्शन क्या होगा, वर्धमान और ह्रासमान होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f डैश x निकालेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, f डैश x निकालेंगे। आप लोग पूरा प्रॉपर देख लेना कैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा और माइनस के 72 केवल, है ना, माइनस के 72। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द इंटरवल, अंतराल ज्ञात करने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 कंसीडर करके चलते हैं। इसका मतलब ये रहा कि 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स माइनस के 72 बराबर हो जाएगा 0। 12 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 12 छिक 72 इज इक्वल टू 0। और आप इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे 12 तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 6 के टुकड़े घटाने पर एक आता हो, तो 3 माइनस 2 एक्स, मैं सही हूँ, माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास में मैं गलत कर रहा हूँ, 6 के टुकड़े घटाने पर, है ना, 6 के टुकड़े घटाने पर एक आता हो, ठीक है ना, ठीक है आपके पास में, ठीक तो जा रहा हूँ मैं। प्लस का 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस के 2 हो जाएगा, x माइनस के 3 हो जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण कक्षा 10 में हल करते थे, तो x की वैल्यू एक तो -2 मिल जाएगी जब इसको 0 रखेंगे, और एक मिल जाएगी 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या इंटरवल्स मिलेंगे हमें, देखो एक लाइन बना देंगे, यहाँ रियल नंबर्स की लाइन बना देंगे जो कि सीधी होती है, ऐसी नहीं होती जैसे मैंने बनाई, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसमें -2 कहीं यहाँ पे हो जाएगा और 3 कहीं यहाँ हो जाएगा। तो 3 इंटरवल मिले, एक तो -इन्फिनिटी से लेके -2 तक का मिला, एक -2 से लेके 3 तक का मिला, और एक बेटा 3 से लेके +∞ तक का मिला। हम लोगों को 3 इंटरवल मिले, -∞ -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट तक का। अब बेटा सुनो, अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक इंटरवल में उठा करके चेक कर लेना है। सबसे पहले हम करेंगे कि -∞ से अंतराल -∞ से -2 में f डैश एक्स की वैल्यू देखो आप। f डैश एक्स क्या निकाला था आपने बेटा, ये था f डैश एक्स आपका, ये था आपका। चाहो तो उसमें से 12 कॉमन निकालो, यहीं पे 12 कॉमन निकाल करके एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 6, ये था f डैश एक्स। तो भाई ध्यान से देखना, अगर इधर से कोई भी वैल्यू उठाता हूँ माइनस में, सपोज कर लो इधर से मैंने -3 उठा लिया, इधर से मैंने -3 उठा लिया, तो क्या मिलेगा, 12 इंटू -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर माइनस -3 -6, तो f डैश एक्स की जो -3 पे वैल्यू बनेगी 12 इंटू 9 + 3 -6, f डैश एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है ना, आपके पास में कितनी आ जाएगी मेरे बेटे, 12 में से 6 घट के 6 आ जाएगा, 12 6 हो जाएगा 72। तो विच इज 0 से बड़ा है ना। आप कोई भी ले सकते हो, -3 या 4 जो भी ले सकते हो। तो आप ये लिखोगे कि x की वैल्यू अगर हम लेते हैं इस अंतराल में से -∞ से 2 तक, तब हम देख पा रहे हैं कि f डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अतः फलन क्या है, अतः फलन जो है वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। तो ऐसे करके आप बेटे बाकी इंटरवल्स में भी चेक कर लोगे, और हो सके तो आपकी सहूलियत के लिए इन लोगों ने ना बेटा, ठीक है ना, आपकी सहूलियत के लिए चाहो तो यार देखो मेरी बात सुनो, इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करने से बचाता हूँ मैं, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। करा तो सही है। आप एक काम करेंगे, f डैश एक्स को आप सीधी बात आपने लिखा था 12 इंटू इसके फैक्टर कर लेते नीचे आकर के, ये वाले ये लिख लो x + 2 और x - 3। अब रख के देख लेना, है ना, अब रख के देख लेना। जैसे x की वैल्यू आपने रखी -3, x की वैल्यू -3, अब मैंने सॉल्व कर ही दिया था, आपको पता है
तब एफ डैश की वैल्यू जो आई थी वो भी आई थी 72 आ गई थी, 72 आ गई थी। यानी कि जब x की वैल्यू हम लोग लेते हैं -∞ से लेके -2 में, तब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होता है। अतः एफ एक्स जो है वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है। ठीक है ना, एफ एक्स जो है वर्धमान है। समझ में आया? ओके। बाकी इंटरवल्स में आप लोग इस टेबल पे ध्यान ना दे करके अपने दिमाग पे ध्यान देना। एक एक इंटरवल उठाएंगे और ऐसे पॉइंट लेकर के चेक कर लेंगे। यहाँ पर इसमें नेगेटिव हो जाएगा तो वर्धमान है, और अगर भाई ठीक है ना, आप कहोगे सर जीरो क्यों, आप इसमें 3 लेके दिखाओ मुझे, है ना। अरे भाई 3 कैसे ले लेंगे, इधर 3 आता ही नहीं है ना। कहो सर -2 लो, -2 पे 0 हो जाएगा। -2 ले ही नहीं सकते यार, इसीलिए तो ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, केवल इनके बीच की वैल्यू लेंगे। यहाँ पर -2 नहीं लेंगे, आप ध्यान रखना। कभी 0 बना के बैठ जाओ, कहोगे सर जी आपने ये बात बताई नहीं, अभी 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे? मेरे भाई 0 नहीं हल करना है, 0 होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं। ओपन इंटरवल का मतलब इन पॉइंट्स को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना। मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा तेजी से काम कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे घर बैठ कर आराम से। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली मैंने इस पोर्शन से सॉल्व कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12वां एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि एक अंतराल ज्ञात करना है कि अगर एफ एक्स का वैल्यू, इसको थोड़ा अच्छे समझना, sin 3x हो। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन, और ध्यान रहे आपको जो काम करना है ना, x की वैल्यू केवल कहाँ से डिस्कस करनी है? 0 से π/2 के बीच की। आप कहोगे सर जी अंतराल तो उसने दे ही दिया। नहीं, उसने आपको, क्योंकि लाइन जो होती है ना, अगर लाइन पे बनाए हम लोग, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया, इधर -π/2 हो गया, आपके पास में यहाँ पर -3π/2 हो जाएगा। 3π/2 नहीं, पाई, सॉरी, यहाँ पे भी पाई हो जाएगा माइनस में। तो इस पूरी लाइन पर नहीं बात करनी है आपको जो अंतराल ज्ञात करने हैं वो केवल 0 से पाई के बीच, मतलब इतने हिस्से में करना, जो काम करना है इतने हिस्से में। उसने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, इसको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी इसकी वजह से, और ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो भैया सीधी बात है, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, सबसे पहले स्टेप 1 लगा देंगे कि एफ एक्स जो हमारे पास दिया गया है sin 3x है, एंड एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। sin 3x कितना हो जाएगा? cos 3x हो जाएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 3x को दोबारा से चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि ये 3x है ना। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है? cos x होता है ना बेटा, लेकिन यहाँ तो 3x है, तो डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से हमें 3x का दोबारा से करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, मैं इधर से लिखता हूँ क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है, वो 3 cos x आ जाएगा। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब चूंकि मुझे अंतराल ज्ञात करने हैं तो स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लैंग्वेज आप लोग किताबों से देख लेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा ताकि समय आपका बचे। मैं क्या कर रहा हूँ, अंतराल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स को ना 0 रख दे रहा हूँ, मतलब 3 cos 3x को बेटा मैं 0 रख दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब आप सुनो, 3 को तो हटा दो, 3 इधर चला जाएगा 0। देखो, 2 संख्याओं की गुणा 0 है, तो सीधी बात है 3 तो 0 हो नहीं सकता, कौन 0 हो जाएगा? cos 3x 0 हो जाएगा। अब सुनो, अब सुनना है आपको मेरी बात, अब आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है बच्चा। ठीक है, आपको हमने एक बात बताई थी, अगर आपको कहीं याद हो तो, अगर cos x का वैल्यू 0 होता है तब x की वैल्यू ना या तो π/2 होती है, 3π/2 होती है, इस तरीके से आती है वैल्यू, प्लस माइनस करके। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें कि cos 3x = 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ठीक है ना,
3x का जो वैल्यू होना चाहिए या तो π/2 होना चाहिए या फिर 3π/2 होना चाहिए। आपको पता है ना भाई कोस जो है ज़ीरो कहाँ कहाँ होता है, 90 पे ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। आपको मैं बता ही देता हूँ भाई, कोस 90 केवल ज़ीरो होता है, कोस 270 ज़ीरो होता है, जिसको हम लोग रेडियन फॉर्म में इस 90 को हम लिख लेते हैं रेडियन फॉर्म में π/2 और 270 को रेडियन फॉर्म में लिख लेते हैं 3π/2, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो π/4 आ जाएगी, आप ध्यान दें, इस 3 को π/6, इस 3 को बटे पहुँचाएंगे, दूसरी आ जाएगी 3 से 3 कट जाएगा, π/2 आ जाएगी। तो हमें दो वैल्यू मिली, कितनी मिली, दो वैल्यू। लेकिन जो हमें काम करना है ना बेटा, हमें काम करना है, कहाँ काम करना है, एक लाइन बना दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं π/2 लिखता हूँ बड़ा करके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा π/6 मिलेगा, यानी कि 30 डिग्री, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको π/3 मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है जी। तो अंतराल क्या बनेंगे आपके, x का वैल्यू क्या लेना है, ये लेना है, ये लेना है। लेकिन एक बात सुनो मेरी, हम लोग, ठीक है, हम लोग अंतराल हमारे क्या क्या बनेंगे, देखो अंतराल क्या क्या बनेंगे, इन पॉइंट से अंतराल क्या क्या बनेंगे वो देखना है हमें। अगर हम लोग ले लें लाइन के ऊपर π/6, कहाँ है, ये है, और π/3 को भी हटाओ, तो एक अंतराल बनेगा 0 से लेके π/6 ओपन इंटरवल, ठीक है। और एक अंतराल बनेगा 0 से नहीं π/6 से लेके कहाँ तक का, π/2 का। ये दो अंतराल बनेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। एक बनेगा कौन सा, 0 से लेके, इन्होंने बड़ा घोच कर रखा है यार। एक बात सुनो, थोड़ी सी बात मैं आपको एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ क्या खेल है, थोड़ा सा मैं देख लूँ उसमें क्या बदतमीजी इसने कर दी यार, ठीक है। हाँ ठीक है, इस अंतराल की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इस वाले की वजह से, इससे थोड़े से अंतराल बदल रहे हैं, ओपन क्लोज वाला चक्कर गड़बड़ हो रहा है। देखो चूंकि 0 पर बेटा ओपन, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ये इंटरवल कैसा है, क्लोज है, तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्लोज इंटरवल यूज़ करोगे, क्योंकि 0 पे कैसा है, क्लोज है, 0 पे हम लोग क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 का हमें लेना है, इसकी वैल्यूज हमें लेनी है। और ध्यान रहे आपको π/2 वाली वैल्यू भी लेनी है, यानी कि यहाँ पे भी क्लोज है, ठीक है ना। तो π/3 पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओपन ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा था कि ओपन ही लेना है। और π/6 पे भी, मतलब π/6 पे ओपन लिया, फिर π/6 पे ओपन लिया, लेकिन π/2 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या लेना है, ये वाला लेना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे ये दो अंतराल निकल करके आ गए, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे अभीष्ट अंतराल जो हैं, अभीष्ट यानी कि जो हमें याद करने थे, अभीष्ट अंतराल वो ये दोनों आ गए। अब इन दोनों अंतरालों में चेक करेंगे, जैसे हम लोग चेक करते हैं 0 से π/6 में। तो f' को चेक करो बेटा, हमारे पास f' है 3 cos 3x। अब सुनो, 0 से इसके बीच की कोई वैल्यू रखो आप, π/6। पहली बात तो यो है, मेरी बात सुन लो बेटे ध्यान से, चूंकि आप अगर चतुर्थांश में जाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाओगे 0 डिग्री है, ये π/6 होगा, 30 डिग्री मतलब। और प्रथम चतुर्थांश में तो कोस पॉजिटिव होता है, प्रथम चतुर्थांश में तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कहेंगे जब x की वैल्यू हम लोग 0 से π/6 के बीच की लेते हैं, तब ध्यान रखना है, तब आप क्या करेंगे बेटा, तब f' की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/6 और ओपन इंटरवल में π/6 में f(x) जो है वो कैसा है, वर्धमान है। इसमें 0 रख सकते हैं, अगर आप इसमें 0 भर के देखोगे f(x) 0, 3 cos 0 है ना, तो आपको पता 3 cos 0 का मान 1 होता है, तो 3 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। इसमें 0 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि इस इंटरवल में बेटा, इस इंटरवल के अंदर जो हमारा इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। और दूसरे इंटरवल पे चलते हैं, अब किस पे चलते हैं, जो इंटरवल है हमारा सेकंड वाला। तो
यानी कि π/6 से π/2 में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को देखेंगे। अब सीधी बात है, बात तो वही है ना, मैंने चित्र मिटा दिया, मैंने चित्र बना देना चाहिए था यहाँ अच्छे से बढ़िया से। ये चित्र नोट कर लेना, ये जो है ये 30 डिग्री है, यानी कि ये π/6 है, ये 0 है, ये π/2 है। मेरे भाई ये तो पहला ही चतुर्थांश है, और पहले चतुर्थांश में सब जो है पॉजिटिव होते हैं, सब जो हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हाय हाय गर्मी। अच्छा सुनो, इस पहले इंटरवल में तो क्लियर हो गया ना आपको, इस पहले इंटरवल में आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन वर्धमान है, सीधी बात है। अब हम बात करते हैं इस वाले इंटरवल की, यानी कि जो इंटरवल है π/6 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल पे, ठीक है जी। अब जब हम इसको एफ डैश एक्स यानी कि 3 cos 3x को चेक करेंगे, भैया इस बीच की कोई वैल्यू रखो, आप 60 डिग्री रख लें, इस बीच की कोई वैल्यू रखो, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, इसके बीच की 60 डिग्री रख लें, π/3 रख लें, तो देखो क्या वैल्यू आता है। हम लोग रख लेते हैं π/3 3 इंटू कॉस π/3 इंटू 3 भी तो है, cos 3 π/3, ऐसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ डैश π/3 की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी 3 इंटू कोस पाई, याद रखें कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो एफ डैश π/3 की जो वैल्यू है बेटा वो -3 आ जाएगी, यानी कि 0 से छोटी आ जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, इस फलन के अंदर फंक्शन ह्रासमान हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, और इस फंक्शन में फंक्शन वर्धमान हो जाएगा। तो ये बात है, बाकी उसने बहुत सारी बातें बकवास कर रखी है, इस चक्कर में मत पड़ो। आपको सिर्फ ये करना है कि जब इसमें चेक करोगे तो आप कोई भी वैल्यू रख लेंगे बीच में, तो ये पॉजिटिव ही आएगी, तो ये वर्धमान हो जाएगा। लेकिन इस अंतराल के अंदर जब x को हम लोग कहाँ से उठाएंगे, ओपन इंटरवल π/6 से π/2 क्लोज इंटरवल में fx जो है वो ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटे इस तरीके से आपको करना, उसके चक्कर में मत पड़ो। 12वीं के पेपर देने हैं हमें, कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं देना अभी, ठीक है ना। चलिए ओके, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल बनेगा आपका। चलिए जी, अब बेटा जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें भी थोड़ी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। तो 14th एग्जाम्पल है, 13 सॉरी। उसने कहा कि फंक्शन है fx और उसका जो वैल्यू है वो है, जो डेफिनेशन है वो है sin x प्लस cos x। बहुत ध्यान से समझना है इसको। और x जो वैल्यू ले रहा है ना, x जो वैल्यू ले रहा है, कहाँ से कहाँ की रेंज में चेक करना है, 0 से 2 पाई, है ना। अगर इसको आप लोग 0 से 2 पाई इस तरीके से, है ना, अगर आपको इसको आप इसे इंटरवल फॉर्म में लिखो, इस वाले को इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो क्योंकि इधर से भी ये 0 का मान 0 वैल्यू ली जा सकती है और 2 पाई भी, तो ये क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 पाई की वो बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमें अंतराल ही ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, अंतराल ही ज्ञात करने हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स का मतलब साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों को पता है कि एफ डैश एक्स की हमें 0 वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर 0, या फिर ये बात कहें कि साइन एक्स की वैल्यू कोस एक्स के बराबर हो जाएगी। अब हमें एक्स के ऐसे मान देखने हैं इसके अंदर, 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 0 से लेके 2 पाई का मतलब पूरे एक चक्कर के अंदर ऐसे मान देखने हैं जहां पर साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है। टेबल से आपको पता है एक वैल्यू तो होती है π/4, मेरे भाई चेक कर लो, π/4 पे साइन π/4 का वैल्यू जो होता है ना वो 1/√2 होता है, और बेटा कोस π/4 का वैल्यू भी आप चेक कर लेंगे 1/√2 ही होता है। एक जगह और होती है, ये तो पहले चतुर्थांश में होता है, π/4 हमें मिल जाता है, π/4 यहाँ कहीं को,
यहाँ कहीं को क्या मिल जाएगा, π/4। ठीक है, इसमें होगा क्या, क्या ये तो पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अब मेरी बात सुनो, क्या इस दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इस वाले केस में, इस वाले में देखो, थर्ड वाले में कॉस नहीं टेन देखो, कॉस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और साइन भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 10 पॉजिटिव होता है। तो इस केस में थर्ड चतुर्थांश में हमें मिल सकता है, थर्ड चतुर्थांश में हमें एक वैल्यू और मिल सकती है ऐसी। तो थर्ड चतुर्थांश को कहते क्या है, आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो। तीसरे चतुर्थांश को आप कहोगे क्या, आप कहोगे पाई प्लस π/4, पाई प्लस एक्स, कितना नीचे जाएंगे, π/4। तो सीधी बात है, जब आप पाई प्लस π/4 करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 π/4। याद रखें, चेक कर लें चाहे, 5 π/4 पे भी वैल्यू सेम रहेगी, भले ही वो नेगेटिव वैल्यू होगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, किस पे सेम रहेगी, 5 π/4 पे भी। ये दो मान x के ऐसे हैं जहाँ पर दोनों साइन और कोस के मान बराबर होंगे। ठीक है ना, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देंगे, सर जी इसको tan थीटा बना लो, कोस को बटे पहुँचा के, tan x बराबर आ जाएगा 1, और tan x की वैल्यू 1 कहाँ आती है, 45 पे आती है, और 5 π/4 पे आती है। कैसे ही कर लो, ऐसे कर लो, या यहाँ से सोच लो, या यहाँ से सोच लो। ठीक है ना, अभी तो हमने ऐसे सोचा तो ऐसे लिखते हैं। तब अंतराल क्या मिलेंगे हम लोगों को, अगर एक लाइन बनाई जाए, प्लस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, लेकिन हमें इन्फिनिटी से बात नहीं करनी, हमें तो 0 से पाई के बीच में बात करनी है। मान के चलो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका π/2 है, यहाँ पर आपका ठीक है ना, ऐसे 0 से 2 पाई कह लो, यहाँ पे है 0 से 2 पाई। अब इनके बीच में हमें ये पॉइंट देखो, कहीं ना कहीं π/4 भी होगा और कहीं ना कहीं 5 π/4 भी होगा। तो अंतराल क्या क्या बने, एक अंतराल बना, देखो 0 पे ओपन इंटरवल है, तो एक अंतराल बनेगा 0 पे ओपन नहीं, सॉरी क्लोज इंटरवल है, 0, π/4 इधर से ओपन, जो कि हमने रूल बता रखा आपको। एक अंतराल बनेगा कि π/4 से 5 π/4, ये दोनों ही ओपन रहेंगे। एक आएगा 5 π/4 से 2 पाई तक, लेकिन 2 पाई पे आपको पता है क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। बस आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों इंटरवल्स में, इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, और फिर इस इंटरवल में, आप अपनी बुक में देखोगे टेबल बना के दिखा रखा उसने बेचारे ने। इन तीनों इंटरवल्स में आप लोग चेक करोगे, कैसे चेक करोगे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं उधर से रफ कर रहा हूँ पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसके अंदर चेक करेंगे बेटा, अंतराल जो पहला अंतराल है, ठीक है ना, इधर से क्लोज है, 0 से π/4 में, इधर से ओपन है में, मतलब π/4 नहीं ले सकते, 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो f' जो हमारा है वो कितना है, sin x माइनस cos x। अच्छा 0 ही भर के देख लो ना, तो f0 ही देख लो, सीधे क्लियर हो जाएगा, sin 0 माइनस cos 0। आपको पता sin 0 की वैल्यू 0, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो -1, इसका मतलब 0 से छोटा वैल्यू मिला। तो इसका मतलब इस अंतराल में फंक्शन कैसा हो जाएगा भैया, इस अंतराल में कैसा मिल जाएगा हम लोगों को, वर्धमान दे रखा है इसने भाई ने, क्योंकि एक मिनट, फंक्शन जो आ जाएगा, सॉरी cos x माइनस साइन एक्स है ना, cos x माइनस साइन एक्स है भैया, cos x माइनस साइन एक्स है, तो बड़ा अंतर आ गया था देखो अभी। तो cos 0 माइनस साइन 0, और cos 0 का मान होता है 1 माइनस 0, तो आ जाएगा 1, और देखो कितना अंतर आ गया था, 1 होता है 0 से बड़ा। इसका मतलब यह है कि x जब वैल्यू लेता है क्लोज इंटरवल π/4 ओपन इंटरवल में, fx जो है वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान है, आपकी टेबल में भी दिख रहा होगा। अब हम चेक करेंगे इस अंतराल में, ले लो इस वाले में, π/4 से 5 π/4 के बीच में ले लो आप,
पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में कहीं ना कहीं आपको पता पाई भी आ जाएगा, पाई। तो आप एक काम कर लो, एफ डैश एक्स जो आपको दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें पाई भर के देख लो, पाई भर के देख लो, पाई बीच में से ले लिया हमने कोई, भाई इनके बीच में पाई भी तो आएगा कहीं ना कहीं। भाई मेरे हमने ये उठाया कहाँ से था, ये थर्ड से उठाया था, ये 5 पाई बाई 4 यहाँ होता है, ये 90 और ये ऐसे करता है, ठीक है ना। तो सीधी बात है कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पाई होता है। तो ज़ीरो से 5 पाई बाई सॉरी कहाँ से पाई बाई 4, पाई बाई 4 ये है, ये पाई बाई 4 है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो पाई तो मिल ही रहा है, तो पाई पे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस साइन पाई, और कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश जो पाई है वो -0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है में एफ एक्स जो है वो क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले में से, लास्ट वाले का मतलब है आप क्या करो, जरा इसको नोट कर लो, मैं लास्ट वाले में करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो लास्ट वाले में हमें देखना है कि अंतराल जो है लास्ट वाला क्या है भैया, कि 5 पाई बाई 4 और 2 पाई, इधर से क्लोज और इधर से ओपन में। आप एफ डैश एक्स को क्या लेके चल रहे हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कोई वैल्यू इनके बीच की ले लो, बीच की है, क्योंकि हमारे पता है बेटा कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 पाई ले लो, क्या दिक्कत है। तो एफ डैश 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, ठीक है जी आपके पास में, ठीक है। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है प्लस का। कॉस 2 पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, कॉस 2 पाई की वैल्यू ग्राफ से मैं देखूं तो यहाँ पाई बाई 2 आता है, यहाँ पाई आता है, फिर यहाँ पाई बाई 2 आता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ठीक है ना आपके पास में। तो कितना होता है बेटा, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, 2 पाई की वैल्यू 1 ही होती है ना। आप देख लो, चाहे देखना चाहो पीछे आपके पास में, मैं थोड़ा कंफ्यूज यार, 1 घंटा हो गया पढ़ा रहा हूँ, मैं निकालना नहीं चाह रहा, बस मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ। वो तो 11th में था शायद, कहाँ था बेटा वो, 11th में था, इसमें भी था कहीं, कॉस 2 पाई की वैल्यू। निकाल लो ना यार कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 2 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 0, और आपको पता है ये कौन से 2 पाई प्लस फर्स्ट में चला गया, cos 0, cos 0 में ये प्लस होता है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, हाँ तो 1 आ जाएगी। तो एफ डैश 2 पाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो एफ डैश 2 पाई जो आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1। और 1 कैसी है, 1 कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि x जो है जब हम लेते हैं 5 पाई बाई 4 2 पाई से में, तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आता है ना। इसका मतलब एफ एक्स जो है वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान है। तो बेटा ये आपका बहुत सारी बातें आपको एक्सरसाइज में भी क्लियर होंगी जब क्वेश्चंस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्धमान, ह्रासमान, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन में मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।